बच्चों, आज मैं आपको किरचॉफ के नियम बताने जा रही हूँ। तो किरचॉफ के नियम, ठीक है ना। सबसे पहले किरचॉफ के नियम हेडिंग डाल लेते हैं। किरचॉफ के नियम। जो किरचॉफ थे, इन्होंने किसी जटिल परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, उसमें धारा ज्ञात करने के लिए और परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए, ठीक है ना। तो किरचॉफ के नियम से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। नंबर 1, परिपथ में, जटिल परिपथ में तुल्य प्रतिरोध। ये किसमें निकालने के लिए नियम दिए। देखो, जो किरचॉफ का नियम है ये ओम के नियम का ही विस्तार है और इसमें क्या निकाला गया है। नंबर 1, क्या क्या निकाल सकते हैं हम। एक तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, जटिल परिपथों के लिए तुल्य प्रतिरोध। दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी जो भाग है उसमें धारा, परिपथ के किसी भी भाग में धारा। और तीसरा हम क्या निकाल सकते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। दो बिंदु के बीच विभवांतर। तो किरचॉफ का नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है। किरचॉफ के नियम से हम जो जटिल परिपथ होते हैं उनमें तुल्य प्रतिरोध, उस परिपथ के किसी भी भाग में धारा और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो जो आपका किरचॉफ का नियम है ये ओम के नियम का ही विस्तार है और इससे हम तीन चीजें निकाल सकते हैं। एक तो निकाल सकते हैं तुल्य प्रतिरोध, दूसरा निकाल सकते हैं किसी भी भाग में धारा और तीसरा निकाल सकते हैं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो किरचॉफ ने हमें दो नियम दिए हैं, तो उसमें है प्रथम नियम और इसे हम संधि का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम या संधि नियम, ठीक है ना। तो इसके अनुसार क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो आप लिखेंगे किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। शून्य होता है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। इसे हम दिखाएंगे सिग्मा I = 0। इसे कैसे समझा जा सकता है, ये एक परिपथ है, ये एक क्या है, संधि है जहां पर धाराएं विभिन्न दिशाओं से आ रही हैं और विभिन्न दिशाओं को जा रही हैं। जैसे I1, I2, I3 आ रही है और I4, I5 और
I6 जा रही है, तो माना किसी बिंदु O पर, ठीक है ना। तो चिन्ह परिपाठी से हम आने वाली धाराओं को प्लस से और जाने वाली धाराओं को माइनस से दर्शाते हैं, और इनका बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो आने वाली धाराओं को हम चिन्ह परिपाठी से क्या है, आने वाली धाराओं को जैसे I1 प्लस I2 और प्लस I3 ये आ रही है, तो इन्हें प्लस से दिखाएंगे, और जो जा रही है I4 I5 और I6 इन्हें माइनस से दिखाएंगे, और इनका बीजीय योग शून्य होगा। इसको दूसरी तरफ ले जाइए, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या होगा? I4 प्लस I5 प्लस I6, यानी कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। अब ये देखिए, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। क्या आ रहा है? आवेश। धारा क्या होता है? आवेश का प्रवाह। तो आवेश, इसका मतलब ये आवेश के संरक्षण का ही कथन है। तो कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसे दर्शाता है? तो ये आवेश के संरक्षण को दर्शाता है, क्योंकि जितना आने वाली धाराओं का योग है उतना ही जाने वाली धाराओं का योग है। संधि में ना तो आवेश के स्रोत का कार्य कर रही है और ना ही सिंक का कार्य कर रही है। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या है? आवेश संरक्षण के नियम का ही कथन है, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला नियम। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? किसी भी संधि पर मिलने वाली, केवल आने वाली नहीं, आ भी रही है और जा भी रही है, तो मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ये हो गया प्रथम नियम। अब दूसरा नियम, अब है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो इससे हम धाराएं निकाल पा रहे हैं प्रथम नियम से। किसी भी संधि पे हम, अब माना 4 धाराओं का 6 धाराएं हैं, 5 का मान दे रखा है तो छठा आप निकाल सकते हैं, या 3 धाराएं, 1 आ रही है 2 जा रही हैं और 2 का मान दे रखा है तो आप तीसरे को निकाल सकते हैं। तो किरचॉफ के पहले नियम से हम धाराओं का मान निकाल सकते हैं। दूसरा, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसे लूप का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम और लूप का नियम अब आप कहेंगे इसे लूप का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लूप पर ही लागू होता है, सब पे लागू नहीं होता है। अब द्वितीय नियम के अनुसार क्या है? किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग, यानी कि किसी भी परिपथ में जितने विद्युत वाहक बल, यानी कि जितनी भी सेल लगे हुए हैं उनका बीजीय योग परिपथ में लगे प्रतिरोधों में विभव पतन के बीजीय योग के बराबर होता है। यानी कि जितने प्रतिरोध लगे हैं और जितनी उसमें धारा लगी हुई है, अगर हम उनका बीजीय योग करें तो वो किसके बराबर होगा? जितना परिपथ में विद्युत वाहक बल लगा होगा। तो लिख लीजिए, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग परिपथ में लगे योग परिपथ में
लगे परिपथ में लगे प्रतिरोधों में विभव पतन के बीजीय योग के बराबर होता है। के बराबर होता है। ठीक है ना, इसे हम ऐसे दिखाएंगे, विद्युत वाहक बल जितने भी लगे हैं परिपथ में E बराबर क्या होगा, विभव पतनों के बीजीय योग के बराबर। परिपथ में जितने भी प्रतिरोध हैं उनमें जो विभव पतन हो रहा है उनके बीजीय योग के बराबर। अथवा लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिग्मा E माइनस सिग्मा IR बराबर 0। अब इसको आप ढंग से तब समझेंगे जब आप इसका प्रयोग मतलब सवालों को हल करेंगे, तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा कि किसी भी बंद परिपथ में, बंद इसका पहली शर्त क्या है, अगर हम विद्युत वाहक बलों और विभव पतनों के लिए चिन्ह परिपाटी बनाते हैं या इसकी जो अंतरराष्ट्रीय चिन्ह परिपाटी है उसमें देखिए, तो पहले इसमें शर्त क्या है, किसी बंद परिपथ में परिपथ सदैव क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, अर्थात परिपथ का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होना चाहिए। क्लोज ऐसे या फिर ऐसे जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होना चाहिए, तो ऐसे परिपथ को क्या कहते हैं, बंद परिपथ कहते हैं। और हाँ, अगर एक नहीं है तो ये क्या बताएगा, विभवांतर बताएगा। तो उस ये जो किरचॉफ का दूसरा नियम है ये केवल और केवल किस पे लगता है, बंद परिपथ पे, और बंद परिपथ जिनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है। ठीक है ना, ये पहला है। दूसरा इसमें जो आएगा वो है कि देखो जैसे कोई सेल है ना, ये सेल है, अब छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला क्या होता है, प्लस होता है। अब अगर हमने जो लूप बनाया है, ठीक है ना, अगर हमने लूप यू बनाया है, यानी कि धारा माइनस से प्लस की ओर आ रही है, ठीक है, तो ये लिया जाएगा धनात्मक। क्या लिया जाएगा, जो विभव होगा V वो क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। और अगर ये है सेट और लूप की दिशा ऐसी है, माइनस है और ये प्लस है, प्लस से माइनस की ओर, तो V क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा सवाल को हल करते हुए। एक चीज ये है। दूसरा विभव पतन है, ठीक है ना, I R विभव पतन क्या होता है, I धारा और R प्रतिरोध, ठीक है ना। तो प्रतिरोधों में धारा की दिशा में विभवांतर, अगर धारा की दिशा में ये प्रतिरोध है, ठीक है ना, और ये किसकी दिशा में है, धारा की दिशा में है, ठीक है ना, I R धारा की दिशा में है और धारा भी इधर ही बह रही है, I भी इधर ही बह रही है और लूप का चिन्ह भी इधर ही है, तो विभव पतन को हम माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस IR। और अगर धारा इधर बह रही है और लूप ऐसा है, तो हम विभव पतन को क्या लेंगे, प्लस IR। ठीक है ना, तो ये इसके 3 नियम हैं जिनके आधार पर हम इसमें न्यूमेरिकल हल करते हैं। ठीक है ना। अब देखो हम कोई परिपथ लेते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं, तो आप इसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। माना हमने एक परिपथ में पहले में लगा लिया 1 4 वोल्ट का, दूसरे में हमने प्रतिरोध लगा लिया 6 ओम का, तीसरे में हम माना लगा रहे हैं प्रतिरोध भी लगा लिया हमने, इसमें भी हमने प्रतिरोध लगा लिया, यहाँ भी हमने प्रतिरोध लगा लिया, जटिल परिपथ बना रहे हैं, यहाँ भी हमने एक प्रतिरोध लगा लिया, यहाँ भी हम एक प्रतिरोध लगा रहे हैं और यहाँ
ये आपका एक जटिल परिपथ हो गया। माना इसमें 5 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 5 ओम का प्रतिरोध है। इधर माना 4 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 4 ओम का प्रतिरोध है, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 1 ओम का प्रतिरोध है, और इसमें 2 वोल्ट है, ठीक है ना। अब माना यहाँ से धारा निकल रही है पहले से, तो क्या होगी, I1 इससे निकलेगी तो क्या होगी, I2। धारा सदैव प्लस से माइनस की ओर जाती है, ये तो आपने पहले पढ़ा है ना। अब ये दोनों धाराएं इस बिंदु पर मिलेंगी और यहाँ पर मिलकर आगे बढ़ेंगी, I1 प्लस I2, किरचॉफ के नियम। अब माना इसमें धारा I3 बह रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, A, B, C, D, E और F। ये एक जटिल परिपथ है। यहाँ I1 धारा बह रही है, यहाँ I2 और यहाँ पे I3। अब इसमें आपने जैसे माना क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्र में गणना कीजिए, परिपथ में गणना कीजिए या संलग्न परिपथ में गणना कीजिए। परिपथ में क्वेश्चन है, परिपथ में गणना कीजिए, किसकी गणना करनी है, नंबर 1, 6 ओम में बहने वाली धारा, 6 ओम की तार में बहने वाली धारा। और दूसरा माना आपको ज्ञात करना है 4 वोल्ट के सेल के, 4 वोल्ट के सेल की वोल्टता, सेल के सिरों की वोल्टता। ये माना आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बिंदु डी पर किरचॉफ के पहले नियम से, बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से आने वाली धाराएं प्लस लेके और जाने वाली धाराएं माइनस। आप जानते हैं सिग्मा I इक्वल टू 0, तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास A, B, C, D में, द्वितीय नियम से बंद पास A, B, C, D, A में क्या होगा, देखो। अब पहले हमें धारा कहां से बह रही है, इस सेल से इधर की ओर, ठीक है। इसमें धारा इधर से इधर की ओर, ये लो, ठीक है ना। तो पहले में देखिए भाई 5 ओम है जो, इसमें धारा बह रही है I1 और ये किसमें है, धारा की दिशा में है, तो माइनस होगा। पता क्या होता है, अगर धारा की दिशा में है तो माइनस। अब इस बिंदु पर I3 बिंदु पर हमने क्या निकाला था, I3 बराबर क्या है,
समीकरण 1 से I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ठीक है ना। तो I3 की जगह I1 प्लस I2, और इसमें प्रतिरोध कितना है 6 ओम। और विभव पतन क्योंकि इसकी लूप की दिशा और धारा की दिशा एक ही है, यहाँ धारा इधर के लिए बह रही है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस। अब इधर देखिए 4, और इसमें भी धारा I1 बह रही है, और ये है 3, और इसमें भी धारा I1 बह रही है, और ये लूप की दिशा में है, अतः विभव पतन ऋणात्मक होगा। और विभव ये क्या होगा, क्योंकि ये माइनस से प्लस की ओर है, तो +4 बराबर 0, ठीक है। अब हल करो, 5 I1 ये हो गए 6, 11 I1, और 11 4 15, और 3 18, -18 I1 -6 I2, और ये बराबर हो गया -4। अब इसमें हम -2 कॉमन है, तो 9 I1 प्लस 3 I2 बराबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक हो गया। अब देखो हमें दूसरे लूप में निकालना है, ये तो आ गया पहले लूप में। अब कर लेते हैं, ठीक है। अब द्वितीय बंद पास किसमें C D E F C में किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होगा इसमें। अब देखो यहीं से शुरू करते हैं। 5 ओम के साथ धारा है I2, और धारा की दिशा और लूप की दिशा एक ही है, तो माइनस यहाँ पे भी वही है, धारा की दिशा और लूप की दिशा एक ही है, I1 प्लस I2, और प्रतिरोध है 6 ओम का, ठीक है। इसके बाद है 4, यहाँ भी धारा की दिशा और विभव पतन की दिशा एक ही है प्रतिरोध में, तो 4 I2, और यहाँ पे आ गया माइनस I2, और ये कहाँ से जा रहा है, माइनस से प्लस की ओर है ना, तो क्या हो जाएगा +2 = 0। अब 5 ये है, 6 ये है। पहले तो I1 कितने हैं, तो 6 I1 है, और I2 है -5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, I2 बराबर -2। अब -2 कॉमन ले लेंगे, तो 3 I1 प्लस 8 I2 बराबर 1, समीकरण नंबर 3। आगे अब समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से, किसी से भी कर लीजिए। तो समीकरण 3 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 को उसमें से घटाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे, यहाँ कर सकते हैं, समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 I1 प्लस 24 I2 बराबर 3, और इसमें अच्छा ये हो गया समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से समीकरण 3 घटाने पर
समीकरण 2 घटाना पर, तो क्या हो जाएगा 9i1 प्लस 24i2 बराबर 3 और माइनस करना है 9i1 प्लस 3i2 बराबर 2। अब देखिए इसमें क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, 9 में से इससे ये कट गया, ये आ गया 21i2 बराबर 1, तो i2 बराबर 1/21 एम्पियर। ठीक है, अब i1 का मान समीकरण 2 में रखना है। कहाँ करें, i1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, समीकरण 2 कहाँ है, ये है i2 का मान, i2 निकाला है ना, तो ये हो जाएगा 9i1 प्लस 3i2 का मान है 1/21 बराबर 2। अब देखो i2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, तो समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था 9i1 प्लस 3 इंटू i2 का मान है हमने निकाला है 1/21 बराबर 2। अब 3 7 21, 9i1 प्लस 1/7 इक्वल टू 2, तो 9i1 इक्वल टू 2 माइनस 1/7 बराबर 13/7, 9i1, तो i1 बराबर 30 और 9 7 63 एम्पियर। हमारे पास i1 भी आ गया और i2 भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि 6 ओम के जो ये तार है इसमें कितनी धारा बह रही है, तो इसमें i3 बह रही है और i3 बराबर क्या है i1 प्लस i2, तो 6 ओम के तार में धारा i3 बराबर i1 प्लस i2, i1 कितनी है 13/63 और i2 कितना है 1/21, जोड़ दो इसको, ये हो गया 16/63 एम्पियर। तो 6 ओम के प्रतिरोध के तार में जो धारा बह रही है वो 16/63 ओम है। दूसरा हमें निकालना था कि इसकी वोल्टता कितनी है, जो हमने ये सेल लगाया है जिसमें इसकी वोल्टता कितनी है, तो वोल्टता के लिए सूत्र होता है V = E - IR। अब हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें ये तो E तो हो गया 4 वोल्ट, I हो गई धारा I1 और R हो गया 3 ओम, R1 कर लीजिए, तो 4 माइनस I1 कितना है हमने निकाला है 13/63 और R कितना है आंतरिक प्रतिरोध इसमें 3 है, तो 3 दूनी 6, ये हो गया 4 माइनस 13/21, ये हो जाएगा 4 8, इसके नीचे हमने 21 कॉमन ले लिया बटे 13, तो ये हो गया 71/21। अब देखो अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 71/21 3 बार जाएगा,
कितना बचा? 8 आ रहा है, देखिए यहाँ से 11 है, 11 में से 3 गया 8, दशमलव बड़ा है 0 है, फिर 3 बार जाएगा, कितना आ रहा है? 3 गया 7, ये किधर आया है? 17, दशमलव ये 0 आएगा, तो 2 7 14 2 8 16 8 लगभग आएगा ये 3.38 वोल्ट। तो ये हो गया आपका किरचॉफ का नियम, उसके द्वारा धारा निकालना और उसके द्वारा वोल्टता निकालना।